यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो आप जान चुके हो, जरा एक बार आप बताइए रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उज्जवल पहले तुम बताओ कोई भी पॉइंट जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आपके दिमाग में हो। से समथिंग अबाउट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मतलब जो आप कहना चाहते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए और उसकी पोजीशन बदली जाए तो चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन ये बना लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स 200 न्यूटन था। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूईएफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ओवर चार्ज is 200 न्यूटन एट पोजीशन ए। ये चार्ज ए वाली पोजीशन पर रखा हुआ था, ये चार्ज ए वाली पोजीशन पर रखा हुआ था और उस पर लगने वाला जो फोर्स था वो 200 न्यूटन था। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अब अगर इसकी पोजीशन बदल दी जाए और इसकी पोजीशन बी कर दी जाए तो फोर्स कितना होगा। फाइंड फोर्स ऑन सेम चार्ज एट डिफरेंट पोजीशन बी। अब यहां पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 200 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन दिया गया लेस देन 200 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ग्रेटर देन 200 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन दिया है चलिए नन ऑप्शन। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के जो तुम बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए और बाकी लोग भी डिसाइड करो सही है ना ये। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशंस का कोई मैटर नहीं होता और इस बात को प्रैक्टिकली समझने के लिए आप इस क्वेश्चन को देख लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर 200 न्यूटन का फोर्स फील करता है किसी पोजीशन में तो चाहे जितनी पोजीशंस बदल दो, इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन, बट फोर्स की वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर फोर्स की वैल्यू नहीं बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी नहीं बदलेगी। भाई E बराबर होता है फोर्स अपॉन टीसी। अगर ये फोर्स नहीं बदलेगा तो E भी तो नहीं बदलेगा, E भी नहीं बदलेगा क्योंकि जिस चार्ज पर आप फोर्स काउंट कर रहे हो उसी के साथ आपको जाना है। जैसे 200 न्यूटन का फोर्स जिस चार्ज पर था वो पहले A वाली जगह पर था, तो वही चार्ज अब B वाली जगह पर है तो टेस्ट चार्ज आपका वही रहने वाला है जो तुमने इंट्रोड्यूस किया है। पोजीशन केवल बदल रहे हो, फोर्स बदलने वाला नहीं, तो जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी नहीं बदलेगा। और माइकल फैराडे ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पिक्चराइज करने का तरीका तो बता ही दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन करते हैं। पहला जाना पहचाना एप्लीकेशन है कि चार्ज Q, M, चार्ज वैल्यू Q है, मास वैल्यू M इज प्लेस किया गया है, फेंका नहीं गया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूईएफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल E। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कैपिटल E है। तो क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द फिनोमेना। एक्चुअली डिस्कस द फिनोमेना
पूछ करके जितनी भी पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ सोचनी है, और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप अपने दिमाग में लाओगे उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे। जैसे डिस्कस द फिनोमेना में अगर हम पहली बात सोचें कि व्हाट इज ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी इसका आंसर देना है। व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चराइज कर लीजिए, ये रहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस अगर बना लीजिए तो दैट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी ताकत रखती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो स्ट्रेंथ है दैट इज कैपिटल E। इसमें आपने Q चार्ज रख दिया है, प्लेस किया हुआ है, फेंका नहीं है, तो Q चार्ज आपने रख दिया। मास M है। दो बातें हो सकती हैं, या तो ये चार्ज प्लस का होगा या ये चार्ज माइनस का होगा। अगर ये चार्ज प्लस का है, चलो अभी मान लेते हैं प्लस का है, तो इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ही होगा, क्योंकि माइकल फैराडे एरो जो लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जो ये एरो लगाते थे ये यही सोच के लगाते थे कि जो इंट्रोड्यूसिंग चार्ज होगा फील्ड में वो पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एरो लगे होते हैं। तो अगर ये चार्ज आपका प्लस हुआ तो इस पर लगने वाला फोर्स होगा QE। कैसे आया? E बराबर होता है F/TC, TC माने टेस्ट चार्ज, तो F बराबर हो गया TC × E। जिस चार्ज को हमने फोर्स के लिए रखा है कि फोर्स फील करना है आपको, वो Q वैल्यू का है, फोर्स आ गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो, अगर ये Q आपका नेगेटिव चार्ज हुआ तो इस पर लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फील्ड की डायरेक्शन से जस्ट उल्टी होगी। ये बात तो किसी को परेशान नहीं कर रही है कि माइकल फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो एरो लगाते हैं वो ये सोच के लगाते हैं कि पॉजिटिव वाले नेचर का जो चार्ज आएगा उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन यही होगी। तो अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो वो फील्ड के अपोजिट में फोर्स फील करेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के अलोंग फोर्स फील करेगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो E है वो समय के साथ तो बदलने वाला नहीं, E कांस्टेंट है। और Q तो आप जानते हैं इनवेरिएंट होता है, तो Q भी नहीं बदलेगा। मतलब चाहे प्लस वाला चार्ज हो या नेगेटिव वाला चार्ज हो, ये दोनों लोग रखे जाने के बाद कांस्टेंट फोर्स में आ जाएंगे। तो जब कांस्टेंट फोर्स में आ जाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में ये चलेंगे। तो व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी? तो आंसर हो गया ट्रैजेक्टरी विल बी along the direction of इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर Q। देखिए ये जो आंसर हमने दिया ना ये जनरल है, ये आंसर दोनों केसेस में काम कर गया कि जो ट्रैजेक्टरी होगी वो along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, along the direction of इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो अब अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो वो फोर्स फील्ड के अपोजिट फील करेगा, तो ट्रैजेक्टरी होगी फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट, और ये जो है along में, और क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा रास्ता होगा। तो ट्रैजेक्टरी विल बी along the direction of इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही वो चलना शुरू कर देगा, और जो उसका रास्ता होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्सीलरेशन ओवर चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेशन ओवर चार्ज पार्टिकल, तो यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा a = F/m,
ग्रेविटी के बारे में नहीं सोच रहे, नहीं तो आप mg के बारे में और सोचते। यहां पर ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नॉट प्रेजेंट, क्योंकि अगर ग्रेविटी प्रेजेंट है तो फिर हम mg को इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक आपका एक्सेलरेशन आ गया, और ये जो एक्सेलरेशन आया ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाला जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट है ही, और ऑर्डिनरी फिजिक्स में हम लोग मास को भी क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अदरवाइज अगर आप बात करें ट्रुथ की तो स्पीड के साथ मास बदलता है, लेकिन उसको बदलने के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा बदलने के लिए लाइट की स्पीड के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मास है वो हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, तो मास तो बदलेगा नहीं, एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट। तो अब आपको ये पता चल गया कि जैसे तुमने उसको रखा तो उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनी है। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये ऑल आर यूजफुल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसीलिए आप इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करने के लिए फ्री हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस तब याद आती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। सो यू कैन यूज वन ऑफ देम इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताइए, तो 10 सेकेंड बाद टाइम है और वेलोसिटी है, ये फंडा लगाओगे v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि प्लेस किया था तुमने तो u तो 0 हो जाएगा, प्लेसिंग किया है इसलिए, तो v निकल आएगा 10 सेकेंड बाद। अब 10 सेकेंड बाद अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर आपसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये फार्मूला अगर कहीं पर सेट होता है तो इसको ही सेट कर लेना। तो ओवरऑल जब किसी चार्ज को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करके आते हो तो जो सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमता है, जो प्रॉब्लम होगी वो उसी के आसपास मूव करेगी। तो ये रहा इसका पहला एप्लीकेशन। नोट करिए, तो 2-4 क्वेश्चन इस पर करते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल ई। फटाफट लिखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल ई, फुल स्टॉप। इंट्रोड्यूसिंग चार्ज ब्रैकेट में q कॉमा m, इंट्रोड्यूसिंग चार्ज ब्रैकेट में q कॉमा m, इंट्रोड्यूसिंग चार्ज q कॉमा m gives a displacement y, gives a displacement y under this field, gives a displacement y under this field. Find kinetic energy, find kinetic energy of charge particle, find kinetic energy of charge particle. काइनेटिक एनर्जी चाहिए चार्ज पार्टिकल की। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, सेकंड में 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर बता दीजिए क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो E है, जो चार्ज पार्टिकल तुमने इंट्रोड्यूस किया है वहां पर वो चार्ज में Q है, मास में M है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो Y है। तो उस चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बोलो भाई आंसर फटाफट। बेसिक से क्या है? QEY, एक आंसर आ चुका है QEY। और कोई किसी को आंसर चेंज कराना है या निकाला तो बताइए।
बेसिक फंडा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट होगा, तो फोर्स हो गया क्यूई और एक्सेलरेशन हो गया क्यूई बाई एम, ये सब कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और काइनेटिक एनर्जी है। डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप वो वाला फार्मूला यूज करो जिसमें ये सब चीजें रहती हैं। ये वाला फंडा लगाया, v स्क्वायर वाला, u जीरो हो गया, u की वैल्यू जीरो है क्योंकि इंट्रोड्यूस टू a फॉर एक्सेलरेशन। क्या हुआ? √2 जरा देख लेना भाई, चेक कर लेना, गलत है आंसर अभी आपका। a की वैल्यू है QE बाई m, a फॉर एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है y है। तो यहां से v स्क्वायर आ गया 2QEY बाई m। काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमको, तो काइनेटिक एनर्जी k बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू है 2QEY बाई m। 2 से 2 कैंसिल, m से n कैंसिल, QEY आ गया। केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि अंडर दिस फील्ड प्लेसिंग चार्ज हैविंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो आप जो है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन के आसपास घूमोगे। कभी v बराबर u प्लस एटी से काम बन जाएगा, कभी s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से काम बन जाएगा, तो कभी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s से काम बन जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कौन सा इक्वेशंस यूज करना है? तो ये जो है कोई वैसी बात नहीं है जो हमें पता है तुम्हें नहीं पता। तुम चलो ट्राई करो, यहाँ पर v बराबर u प्लस एटी, तो टाइम दिया ही नहीं गया है, वो अप्लीकेबल नहीं होगा। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से पहले टाइम निकालो क्योंकि s दिया है। भाई कोई अगर इस क्वेश्चन को ऐसे करता, दिमाग है, चल सकता है इस तरीके से भी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू y है, u इनिशियली जीरो है, हाफ a की वैल्यू हो गई QE बाई m, साथ में t स्क्वायर। यानी कि अभी आप थोड़ी देर में ये निकालने वाले हो कि y डिस्प्लेसमेंट में समय कितना लगा। ये आ गया y बराबर हाफ QE बाई m और ये t स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो t बराबर आ जाएगा 2my अपॉन में QE अंडर रूट, ये टाइम निकल गया। अब टाइम निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी में तो हमें चाहिए स्पीड, तो फिर आपने फंडा लगाया v बराबर u प्लस एटी, तो v इज इक्वल टू u कितना है जीरो, a की वैल्यू QE बाई m है, t की वैल्यू ये रही अंडर रूट 2my बाई QE। स्क्वायर कर दो या ना करो कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर। अब देखो ये जो v की वैल्यू तुमने ऊपर निकाली है, तो क्लास में सब बड़े बच्चे हैं तो इस पर स्क्वायर लगाना, तो ये हो गया q स्क्वायर e स्क्वायर m स्क्वायर, और इधर से क्या हुआ, इधर से आपका रूट हट गया 2my अपॉन QE। फिर देखो आंसर भाई आया 2 से 2 कैंसिल और m से m स्क्वायर कैंसिल, q से एक पावर q की कैंसिल, e से e कैंसिल, रिजल्ट क्या आया QEY है। तो ये मत सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s से काम बनेगा। आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसी में से कोई ना कोई इक्वेशंस ऑफ मोशन हिट कर दी है, और रास्ता लंबा हो गया लेकिन आंसर तो आ ही गया ना। तो ऐसे आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स वहां पर होंगी, ट्राई करिएगा।